हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो अभी कुछ ही दिनों में हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ अलग लेके आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। तो बच्चों, इस सीरीज से आपको काफी मदद मिलने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर क्या है कि हम एक ही लेक्चर के अंदर एक सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। तो इससे आपको काफी मदद मिलने वाली है अपने रिवीजन में। देखिए, रिवीजन में ही तो जोर आता है ना बच्चे को। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इतने टाइम स्टडी नहीं किए, एग्जाम डेट आते हैं, उन्होंने स्टडी करनी है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो ये रामबाण हो सकता है उनके एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी मदद मिलने वाली इसमें। ईच एंड एवरी वन टॉपिक सिलेबस से कवर होने वाला है, शॉर्ट में कवर होने वाला है, और जिन बच्चों को रिवीजन की रिक्वायरमेंट है उनका रिवीजन होने वाला है। तो साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे, वन शॉर्ट लेक्चर है हमारा वन सब्जेक्ट का, और फास्ट ट्रैक रिवीजन इसको बोल सकते हैं। एक ही क्लास के अंदर हमारा पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। काफी मदद मिलने वाली है। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि जितना अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा ना, उतना ही आगे के सेमेस्टर के लिए हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का मैं अपलोड करने वाला हूं 4 सब्जेक्ट का लेक्चर्स। अगर उनमें रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं बी फार्मा के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट को कवर करना, मतलब अगर आप व्यूज नहीं कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं, और आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। बस इतनी सी हेल्प चाहिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सीरीज होने वाली है ना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। आपके मार्क्स अगर 50 आ रहे थे तो 70 हो जाएंगे। 20 मार्क्स बढ़ाने की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना। कंप्लीट एचएपी जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, वो इस सेशन के अंदर आपका कवर होने वाला है। तो जो चीज मैंने बोली है याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे सभी सेमेस्टर का एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट है हमारा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। बेसिक है ये बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको बेसिक से रखा है, जिससे इजीली उनको समझ में आ जाए, इजीली उनको रिमेंबर हो जाए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या स्टडी करना होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, ये पूछी जाती है 2 मार्क्स के अंदर। तो एनाटॉमी क्या होता है, अगर हिंदी में समझे तो एनाटॉमी मतलब कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे हार्ट की स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। और लंग्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ लंग्स। और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, मतलब हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, उस चीज को बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी में है काम करना और एनाटॉमी के अंदर है स्ट्रक्चर। तो यही चीज है, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी 100%। तो एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, व्हाट दे आर एंड व्हाट दे वेयर दे आर, मतलब कहाँ लोकेटेड होते हैं और क्या करते हैं। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट्स वर्क एंड फंक्शन, कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन करते हैं और वर्क करते हैं, वही होता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो चीज समझ में आ गई। स्कोप्स क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, स्कोप्स हेल्प एज अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन नॉर्मली, कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे नॉर्मली फंक्शन करती है, और जब कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है तब कैसे फंक्शन करती है। तो ये हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्कोप्स हैं, ये चीजें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ईच एंड एवरी टॉपिक्स इस सीरीज के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कवर होने वाला, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। चलिए, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो कि हम जैसे हम है ह्यूमन बीइंग है, कहां से बना है, एक छोटी सी जो छोटा सा पार्ट है ना, जैसे एटम है, वहां से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, वो चीज होती है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एटम और मॉलिक्यूल से हमारा जो फॉर्मेशन है, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन वो स्टार्ट हुआ है, मतलब एटम एंड जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर है, प्रोटीन है, वहां से वो मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये फर्स्ट स्टेप होगी। उसके बाद डिफरेंट सेल मिलके क्या बनाते हैं,
टिश्यू बनाते हैं तो इसको बोल दिया टिश्यू लेवल। और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्मिंग ए फंक्शन उसको बोलते हैं टिश्यू। और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन टिश्यू फ्रॉम ऑर्गन, जैसे कि हार्ट है हमारा, लीवर है, ये ऑर्गन हो गए। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स हैं, तभी तो हम एक ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं ना, इसी वजह से बोले जाते हैं। तो ये कंप्लीट 6 स्टेप होती हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑर्गेनिज्म लेवल होल बॉडी मेड ऑफ मैनी सिस्टम से मिलके बनी हुई होती है। सिंपल है, इसमें ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सिस्टम की। तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं, सभी को पता है ना ये चीज, तो 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं, सभी मैंने यहाँ पे रखे हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, इंटेगुमेंटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए यहाँ पे डायग्राम्स की मदद से भी आपको समझाया गया है कि कितने हमारे बेसिकली यहाँ पे 12 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मेल और फीमेल में यहाँ पे डिवाइड किया है, इसीलिए यहाँ पे 12 स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए देखिए, फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। मस्कुलर सिस्टम है, इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम समझते हैं ना, हमारी वॉल स्किन होती है ना, कंप्लीट स्किन, उसको बोलते हैं इंटेगुमेंटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी सिस्टम्स हमारे सभी के स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर डेली बेसिस पे कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं और वो जरूरी है हमारी बॉडी लाइफ के लिए और हमारी लाइफ के लिए। चलिए देखिए, फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रेस्पॉन्स होना चाहिए बॉडी के अंदर, मूवमेंट भी जरूरी है, मूवमेंट के बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते। ग्रोथ भी जरूरी है, डिफरेंशिएशन भी जरूरी है, रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। ये है कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस। अगर इसके अलावा भी आप जानते हैं तो वो लिख सकते हैं, हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, फास्ट रिवीजन। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के ऊपर अच्छा क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स में भी बनता है और 2 मार्क्स में बनता है। होम्योस्टेसिस का मतलब समझते हैं ना, बॉडी बैलेंस रखती है, कुछ कंडीशंस को बैलेंस रखने का काम करती है। मान लीजिए एग्जांपल देखिए, हमें सर्दी लग रही है तो क्या होगा, हमारी बॉडी सीवियर करेगी, मतलब वाइब्रेट होगी, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो क्या उसको मेंटेन करने के लिए हीट जनरेट हो रही है ना। जब आप गर्मी के अंदर बाहर निकलते हैं तो पसीने आते हैं ना, स्वेट निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि हमारी बॉडी कूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो कूल करने के लिए स्वेट निकलता है, जिससे थोड़ी सी राहत मिलती है हमें गर्मी से। तो ये प्रोसेस है होम्योस्टेसिस की। ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है, ये भी एक होम्योस्टेसिस प्रोसेस है। ऐसे ही काफी प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस। ये क्या करता है, बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट लाइक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल, ये कुछ एग्जांपल्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी ज्यादा हमने यहाँ पे नहीं रखी है, क्योंकि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आपको सिर्फ समझने के लिए याद करनी है, एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती। तो कुछ हैं पोजीशंस, जैसे स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है, स्टैंडर्ड अपराइट है, फेसिंग फॉरवर्ड है, पाल्म्स फेसिंग फॉरवर्ड है, डायरेक्शन जैसे सुपीरियर मतलब अबाउ और इन्फीरियर मतलब बिलो, और एंटीरियर मतलब फ्रंट और पोस्टीरियर मतलब बैक की साइड। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, याद रखना इसको। मीडियल, टूवर्ड मिडल ये समझ लें, मतलब बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो मिडल पार्ट होगा। और लेटरल का मतलब अवे फ्रॉम, ये मिडल पार्ट है, इससे थोड़ा सा साइड में होगा हमारा लेटरल, अवे फ्रॉम मिडल। तो ये कुछ है, कॉमन है, इनको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, ये हमारे स्टडीज में हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स में। सेल के बारे में डिटेल में स्टडी हमें करना है, तो सबसे पहले तो सेल की स्ट्रक्चर बनानी है बढ़िया सी, मस्त मजा आ जाए एग्जामिनर को, ऐसी स्ट्रक्चर हमें बनानी है। तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि स्ट्रक्चर आपको 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बीच के अंदर न्यूक्लियस है, सभी ऑर्गेनेल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, जितना अट्रैक्ट बना सकते हैं स्ट्रक्चर को उतना अट्रैक्ट बनाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, इसे याद रखना। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल हमें स्टडी करना है। सेल बेसिक लाइफ ऑफ यूनिट है, आप सभी जानते हैं।
मेन पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होगी, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप सभी ये चीजें समझते हैं, कॉमन है ये चीजें। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, कंटेंट डीएनए, इसके अंदर डीएनए होता है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल है ना वो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना उसकी ट्रांसपोर्ट होता है, दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें, पैसिव और एक्टिव। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है ना उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, दो टाइप का होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सभी समझते हैं डिफ्यूजन में हाई लेवल से लो लेवल की और फ्लूइड का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में मतलब एक मेम्ब्रेन में दूसरी मेम्ब्रेन में ट्रांसफर होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है, यूज एटीपी टू मूव सबस्टेंस। तो चीजें समझ में आ गई आपको, ये पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। चलिए, सेल आपको डिटेल में स्टडी करनी है क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेल एंड टिश्यू। चलिए, सेल डिवीजन, डिवीजन बेसिकली 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल सेल, ग्रोथ एंड रिपेयर। और मियोसिस के अंदर प्रोड्यूस सेक्स सेल, जैसे स्पर्म है, एग है, विथ हाफ क्रोमोसोम। मतलब कि अगर फुल क्रोमोसोम है तो उससे हाफ क्रोमोसोम बनेगा सेल के अंदर। तो ये सेक्स सेल होती है मियोसिस के अंदर, और माइटोसिस के अंदर प्रोड्यूस आइडेंटिकल सेल्स, मतलब डिवीजन होता है माइटोसिस के अंदर। चलिए, सेल जंक्शंस बेसिकली 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं, कनेक्शन करते हैं, जो सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे टाइट जंक्शन जिससे प्रिवेंट को मतलब लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। गैप जंक्शंस अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन को, जिससे कि जो सेल्स हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। डेस्मोसोम्स हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है सेल को। तो ये कुछ सेल जंक्शंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। तो सेल है ना वो एक दूसरे से बातचीत करती है, ऐसा थोड़ा सा सुनने में ऑकवर्ड लगता है लेकिन वो बातचीत करती है और चीजें इधर उधर लेती है। ये चीज आपको पता थी क्या पहले से? सेल टॉक यूजिंग केमिकल सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स का यूज करके एक दूसरे से टॉक करती है। तो फॉर्म ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग बेसिकली 4 टाइप की होती है सिग्नलिंग, जैसी फर्स्ट है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से टच होके सेल टच टू कम्युनिकेट और बातचीत करती है, ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा पैराक्राइन सेंड सिग्नल टू नर्वस सेल। पैराक्राइन एक प्रोसेस है जिसमें सिग्नल सेल करती है, जो पास में सेल होती है ना उसमें ट्रांसफर किए जाते हैं। सिनेप्टिक, सिनेप्टिक आपने देखा हो ना, जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन होती है, उसमें सिनेप्स होते हैं, तो सिनेप्स के थ्रू वो दूसरी नर्व सेल में मतलब कम्युनिकेट करती है। ये चीज आपने देखी होगी स्ट्रक्चर में। एंडोक्राइन जो हमारी हार्मोन रिलीजिंग जो सेल्स होती है ना, जैसे एंडोक्राइन जो हार्मोन ट्रेवल थ्रू ब्लड टू टारगेट सेल, मतलब हार्मोन रिलीज करेगी, वो दूसरी जो हमारी टारगेट सेल होगी वहां पे जाके एक्शन करेगा। तो एंडोक्राइन भी एक तरीके से कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग की फॉर्म है। तो बिल्कुल ये 4 टाइप की इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होती है हमारी सेल के अंदर। चलिए अब बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू और सेल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक तो 10 मार्क्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो 10 मार्क्स तो यही कवर हो जाएंगे हमारे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। देखिए टिश्यू किससे मिलके बना हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। डिफरेंट डिफरेंट इनके काम होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली टाइटली पैक्ड सेल होती है। साइड में आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होगी, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चर आती है आपको, नर्वस के न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आती है। एपिथेलियल टाइटली क्लोज होते हैं। इस स्ट्रक्चर से आप आइडिया लगा सकते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लोकेशन कहाँ होती है एपिथेलियल की? मेन लोकेशन होती है जो स्किन होती है ना हमारी, आउटर लेयर होती है, उसमें एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली स्ट्रक्चर फ्यू सेल्स इसके अंदर होती हैं, कम सेल होती हैं, मोर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इसके अंदर होता है। लोकेशन बेसिकली बोन एंड टेंडन एंड फैट्स के अंदर बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ब्लड भी आई थिंक एक कनेक्टिव टिश्यू ही है हमारा। फंक्शंस होते हैं, सपोर्ट करते हैं, बाइंडिंग का काम करते हैं, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन, ये फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू लॉन्ग होते हैं, थिन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और टाइप बेसिकली स्केलेटल
मस्कुलर टिश्यू होते हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होते हैं, स्केलेटल मतलब वॉल्यूंटरी, अपने वॉल्यूंटरी का मतलब क्या है, अपने कंट्रोल में है। अब हाथ हम हिला रहे हैं, आंखें हिला रहे हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉल्यूंटरी। और स्मूथ जो मसल्स होती है ना, वो अपने आप काम करती है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी। कार्डियक हार्ट, और फंक्शन है बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करता है, बोन्स के साथ ज्वाइंट होके मसल टिश्यू। लास्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बेसिकली जो न्यूरॉन है, सपोर्टिंग सेल्स है, वहां ये इसकी स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स बेसिकली नर्वस टिश्यू है, और लोकेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और नर्व्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कंट्रोल बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो याद है ना इंपॉर्टेंट क्या है फर्स्ट यूनिट के अंदर, सेल टिश्यू होम्योस्टेसिस, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में फर्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, मतलब स्किन सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपको साइड में दिखाई दे रही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है, ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनानी है जब इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में आपको पूछा जाए। तो बेसिकली 3 मेन लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये 3 लेयर होती हैं, मतलब जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस होती है, और जो इनर होती है वो डर्मिस होती है, उसके अंदर जो होती है वो हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर भी उसको बोलते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है, आउटर लेयर है मेड ऑफ डेड सेल। जो हमारी आउटर लेयर है वो डेड सेल से होती है, उसमें ब्लड सेल्स नहीं पर होती है, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जो बाहर की सेल हमारी बाहर की लेयर है, और प्रोवाइड वाटर प्रूफ बैरियर का काम करती है हमारी बॉडी के लिए। डर्मिस मिडल लेयर है, कंटेन ब्लड वेसल्स इसके अंदर होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और स्वेट ग्लैंड इसके अंदर होती हैं, हेयर फॉलिकल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर डर्मिस के अंदर। लास्ट है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस, डीपेस्ट लेयर है मेड ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और फैट से मिलके बनी हुई है, डीपेस्ट लेयर है, आंतरिक लेयर है इसको बोलते हैं। चलिए स्ट्रक्चर याद हो गई, बाकी 3 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन, क्या काम करती है। सबसे पहला तो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन। प्रोटेक्शन का काम तो करती है, तो आप सभी जानते हैं। रेगुलेट करती है टेम्परेचर को, जैसे स्वेट रिलीज होता है तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ही बेसिकली स्वेट रिलीज होता है। ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है। सेंस ऑफ टच, कोई टच करता है तो उसका सेंस हमें आइडेंटिफाई होता है ना, वो स्किन के थ्रू ही होता है। प्रेशर, पेन, ये सब कुछ का सेंस हमें फील करवाती है। प्रोड्यूस विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट को लेके विटामिन डी का प्रोडक्शन भी करता है स्किन, याद रखना ये चीज। स्टोर ऑफ फैट एंड वाटर भी स्किन के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं स्किन के। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं रिवीजन, तो आप सोचोगे सर इतने से क्या होगा, ये सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए, और जिस बच्चे ने स्टडी नहीं किया ना तो इतने से भी लिख पाएगा, क्योंकि इतना अगर आपको याद हो गया ना तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और जिस बच्चे ने पढ़ा है ना तो उसके लिए तो ये रामबाण हो सकता है, क्योंकि उससे इशारा चाहिए ना थोड़ा सा, स्केलेटल सिस्टम में ये चीजें होती है, तो वो लिख देगा आराम से। अगर लास्ट टाइम भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, काफी मदद आपको मिलने वाली है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सभी सेमेस्टर के, और आपको नोट्स चाहिए या फिर थ्योरी लेक्चर्स चाहिए, कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स चाहिए टॉपिक वाइज, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी लेक्चर्स हमारे मिल जाएंगे। नोट्स टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, सब कुछ चीजें फ्री हैं आपके लिए। तो आप लीजिए, फायदा उठाइए इस चीज का, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भी पेड करना पड़ेगा, तो उस चीज के लिए अभी तो आप फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। क्योंकि देखिए अभी काम कर रहे हैं हम, लेकिन देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि थोड़ी बहुत इनकम हमें भी जरूर, अभी फ्री में काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं चीज, क्योंकि जितने व्यूज आ रहे हैं ना उसके हिसाब से हम फ्री में काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो कोई भी इनकम नहीं हो रही है, बस आपके लिए काम कर रहे हैं, तो बस फायदा उठाइए इस चीज का, हेल्प लीजिए और निकल जाइए। देखिए यही है, काफी चीजें हैं, हेल्प मिलने वाली है। अब है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली 80 बोन्स होती हैं, 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन्स होती हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहाँ कहाँ होता है, एक तो हमारा जो स्कल होता है जिसको खोपड़ा बोलते हैं ना, खोपड़े में प्रेजेंट होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और जो स्पाइन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो स्टर्नम्स होते हैं, रिब्स होते हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। बाकी जैसे हैंड्स हैं, रिब्स हैं, और ये हमारा पेल्विक ग्रिडल्स है, लिम्स हैं, ये सब कुछ आता है अपेंडिकुलर के अंदर। तो देखिए स्कल, स्पाइन, रिब्स एंड स्टर्नम, ये होता है हमारा एक्सियल। 80 बोन्स इसके अंदर होती है, सपोर्ट करता है हेड को, नेक एंड ट्रंक को,
बाकी जो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम है 126 बोन्स होती है इसके अंदर। लिम्ब एंड ग्रिडल, बेसिकली शोल्डर, पेल्विक, ये सब कुछ अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर आते हैं। हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन। बेसिकली 5 टाइप्स की बोन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग बोन जैसे एग्जांपल है फीमर, थाई बोन, और शॉर्ट बोन जैसे व्रिस्ट जो बोन होती है ना, व्रिस्ट समझ रहे हैं ना, ये हमारी सबसे छोटी बोन होती है। फ्लैट बोन एग्जांपल स्कल एंड रिब्स, जो स्कल होता है और रिब होता है, इसकी फ्लैट बोन होती है, पपड़ी सी होती है। इरेगुलर बोन्स वर्टेब्रा, जो वर्टेब्रा कॉलम्स होते हैं ना, वो इरेगुलर होते हैं। सेस्मोइड बोन्स बेसिकली जो पटेला होता है, जो हमारा नी होता है ना, घुटना होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ये तो मैं नी बता रहा हूँ आपको, नीचे जो घुटना है ना, उसको वो दिखा नहीं सकता अभी उठ के, तो वही चीज है वहां पे हमारा सेस्मोइड बोन। पटेला समझते हैं ना आप, जैसे हमारा ये घुटना है, ये हमारा घुटना है, और यहाँ पे जो एक राउंड राउंड चीज प्रेजेंट होती है ना घुटने में, उसको बोलते हैं पटेला, तो वो हमारा सेस्मोइड बोन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ बोन, क्या काम आती है बोन, लिख सकते हैं ना आप। थोड़ा सा अगर आपको हिंट मिल जाएगा तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि बोन क्या काम आती है। सबसे पहला काम है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, मूवमेंट का, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता, शेप प्रोवाइड करवाता हमारी बॉडी को। अगर हमारी बॉडी से स्केलेटल निकाल लिया जाए ना, बिखर जाओगे आप, पड़ जाओगे, नीचे गिर जाओगे, समझ सकते हैं आप इस चीज को। सपोर्ट एंड शेप ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, जैसे स्कल हमारा कंप्लीट ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जो स्टम्स हैं, रिब्स है हमारे चेस्ट को प्रेजेंट, मतलब जो हमारा लंग्स होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हेल्प इन मूवमेंट, मसल्स अटैच टू बोन, और हेल्प मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। स्टोर मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये हमारे बोन्स के अंदर स्टोर होते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन से, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन बोन मेरो, काफी फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। बस रिवीजन की जरूरत है, मैं तो इतना ही मानता हूं कि इतना पढ़ लिया आपने, बस अब आपको रिवीजन की जरूरत है। तो जिन भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हैं उन बच्चों को काफी मदद इससे मिलने वाली है। चलिए आप कमेंट कर सकते हैं आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, इससे मुझे पता लग जाएगा। चलिए स्केलेटल मसल्स, अब हम बात कर ली स्केलेटल सिस्टम की, अब बात करेंगे स्केलेटल मसल की। देखिए कहीं ना कहीं स्केलेटल मसल और स्केलेटल सिस्टम दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, मूवमेंट करवाने की, मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, मसल्स मेड ऑफ मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर से बनी हुई होती है। ईच मसल्स फाइबर कंटेन मायोफाइब्रिल, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन ईच मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कॉन्टैक्ट करवाने का काम करता है। सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और कनेक्टिव टिश्यू लेयर से सराउंड होता है चारों तरफ, जैसे एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पॉइंट वेयर ए मोटर न्यूरॉन कनेक्ट टू ए मसल, मतलब जो न्यूरॉन होती है ना, मोटर न्यूरॉन, वो मसल से कनेक्ट होती है, तभी तो रेस्पॉन्स आता है ना हमारे ब्रेन से। जब कोई पिन चुभती है तो अगर वो मोटर जो वेन्स है, सॉरी मोटर न्यूरॉन है, अगर मसल से कनेक्ट नहीं होगी तो कैसे रेस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा ना। और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइकोलिन इज रिलीज टू स्टार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होता है, मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब आप जैसे फोर्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वहां पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। चलिए फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। सबसे पहले नर्व सिग्नल्स आता है, नर्व सिग्नल रीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और उसके बाद क्या होगा, सिग्नल आएगा कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, कोज करेगा मसल सेल टू एक्साइट करेगा मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। उसके बाद कैल्शियम आयन रिलीज होगा इनसाइड द मसल्स, और एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइड पेज, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस चीज को आप समझ सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। एटीपी एनर्जी इज यूज इन कॉन्ट्रैक्ट, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ये प्रोसेस होती है पूरी, ये समझ सकते हैं आप इस चीज को। देखिए नीचे देखिए, मसल्स आर स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब पुलिंग फोर्स मसल टेंशन, जब फोर्स अप्लाई होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट इन मच हायर, जैसे टाइट हो जाएगी मसल्स। जब हम वर्जिश करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, तो हमारी मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, मच हायर कॉन्ट्रैक्शन वहां पे होता है। तो यह है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं जॉइंट्स की, तो जॉइंट भी एक स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में जॉइंट्स को पूछा जाता है। तो बेसिकली 3 टाइप्स के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और सिनोवियल जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, मूवेबल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, जैसे हमारा स्कल है ये मूवेबल है, तो ये फाइब्रस जॉइंट है। इसके अलावा कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं, वो सेमी मूवेबल, कुछ कंडीशंस में मूव कर सकते हैं, स्लाइटली मूव, जैसे जो स्पाइंस होती है ना हमारी, थोड़ा सा मूव हो सकते हैं, बाकी ज्यादा नहीं होती, और स्कल हमारा फ्रीली मूवेबल है, तो ये फाइब्रस जॉइंट है।
आगे हैं सिनोवियल जॉइंट्स, उनको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल, मतलब कि एक तरीके से वीआईपी जॉइंट बोल सकते हैं सिनोवियल जॉइंट्स को। सॉरी, फाइब्रस जॉइंट क्या है हमारा, इमूवेबल है। थोड़ी सी ध्यान देना, अब थोड़ी सी गलती हुई है मुझसे। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल है और सिनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल है। कार्टिलेजिनियस जो होते हैं वो सेमी मूवेबल होते हैं। स्कल है ना हमारा, स्कल, अब यह गर्दन घूम रही है, स्कल नहीं घूम रहा है, स्कल तो अपनी जगह स्थिर है, और जो हमारे स्पाइन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। बाकी सिनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल होते हैं, इनको वीआईपी जॉइंट बोलते हैं। फंक्शन क्लासिफिकेशन, बेसिकली 3 टाइप का क्लासिफिकेशन इनका, सेनाथ्रोसिस नो मूवमेंट जैसे स्कल है, और एम्फीआर्थ्रोसिस स्लाइड मूवमेंट होता है जैसे वर्टेब्रा है, ड्रेथ्रोसिस बेसिकली डायथ्रोसिस फ्री मूवमेंट होता है मोस्ट जॉइंट। तो बेसिकली अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स की। तो सिनोवियल जॉइंट्स बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, वो आपको स्ट्रक्चर्स भी दिख रही होगी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो बेसिकली शोल्डर में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और हिप में प्रेजेंट होता है। हिंज जॉइंट बेसिकली एल्बो के अंदर, नी के अंदर प्रेजेंट होता है। पिवोट जॉइंट बेसिकली नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। सैडल जॉइंट हमारा थंब के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग बेसिकली व्रिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, व्रिस्ट समझते हैं आप। कैंडलोइड बेसिकली फिंगर जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर के अंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पिवोट जॉइंट बेसिकली हमारा नेक के अंदर भी होता है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एल्बो के अंदर भी दिखाई दे रहा है। सैडल जॉइंट हमारा थंब के अंदर दिखाई दे रहा है, और कैंडलोइड जॉइंट बेसिकली फिंगर जो जॉइंट्स है वहां पे प्रेजेंट होता है। हिंज जॉइंट मतलब सिर्फ ऐसे मूव कर सकता है हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट हमारा एल्बो नीज के अंदर प्रेजेंट है। और ग्लाइडिंग जॉइंट बेसिकली हमारा व्रिस्ट के अंदर, व्रिस्ट ये हो सकता है, हैंड वाला व्रिस्ट हो सकता है, दोनों के अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। इससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं जॉइंट मूवमेंट की, कितने टाइप से मूवमेंट करते हैं जॉइंट। तो फ्लेक्सियन, इसमें बेंड होता है सिर्फ। एक्सटेंशन, स्टेंटिंग होता है, मतलब स्ट्रेट हो जाता है इसके अंदर कंप्लीट पॉइंट। अबडक्शन, मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन जो होती है उससे अवे मूव कर सकता है। और एडक्शन, मूविंग टूवर्ड मिड लाइन, मिड लाइन के आसपास मूव करेगा। रोटेशन, टर्निंग, रोटेट कर सकता है। और सर्कुमडक्शन, सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट इसके अंदर होता है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में फर्स्ट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड। तो बच्चों बॉडी फ्लूइड हमारे 2 टाइप के होते हैं, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर का मतलब कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए व्हाट आर बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। 2 टाइप के होते हैं, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड आईसीएफ इनसाइड द सेल 2/3% ऑफ टोटल बॉडी वाटर का यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एसईसीएफ बोलते हैं इसको, आउटसाइड सेल प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि इंक्लूड ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये सभी हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स होते हैं, याद रखना इस चीज को। बॉडी फंक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, क्या काम करते हैं फ्लूइड्स बॉडी के अंदर। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, गैस एंड वेस्ट, ये काम होता है, सभी समझते हैं, क्योंकि जो ब्लड का काम है, प्लाज्मा का काम है, लिम्फ का काम है, वही तो हमारे फंक्शंस होंगे ना बॉडी फ्लूइड्स के। मेंटेन करेंगे टेम्परेचर एंड पीएच को, सपोर्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। तो ये भी कुछ फंक्शंस हैं बॉडी फ्लूइड के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड। तो ब्लड बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा बेसिकली 55% प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, और 45% हमारी सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड काफी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा 55%, लिक्विड पार्ट इसके अंदर वाटर, प्रोटीन, एल्बुमिन अबाउट 90 to 95% प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, साल्ट, ग्लूकोज, हार्मोन्स, ये बेसिकली प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो सेल्स होती है हमारी 45% होती हैं, जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, बेसिकली इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी हमारा व्हाइट ब्लड सेल, फाइट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में फाइट करती है, ल्यूकोसाइट भी बेसिकली इसको बोलते हैं। प्लेटलेट्स हमारी हेल्प इन क्लॉटिंग, बेसिकली थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं, याद है ना ये चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। क्या फंक्शंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जैसे डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करती है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट का काम करती है। क्लॉटिंग बेसिकली प्लेटलेट्स करती है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ पीएच, टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस, ये भी बेसिकली आरबीसी करती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं ब्लड की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड।
हीमोपोइसिस का मतलब है हिम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मेरो से होता है। बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट होती है, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एक प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हीमोपोइसिस, ब्लड सेल फॉर्मेशन अकर इन रेड बोन मेरो स्टेम सेल, उसके बाद आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनती है हमारी, एक प्रोसेस होती है, याद रख लेना। जैसे होम्योस्टेसिस है वैसे हमारा हीमोपोइसिस है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, बेसिकली हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी दैट कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर होता है ना, प्रोटीन होता है एक तरीके से, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। मेड ऑफ ग्लोबुलिन, बेसिकली ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हिम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है हिम, और ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन होता है। इन दोनों से मिलकर हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। चलिए बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया एक तरीके से डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है वो सेल डिस्टर्ब हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन से मतलब एक डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। आरबीसी की सेल चेंज हो जाती है, रप्चर हो जाती है। कंडीशन विथ लो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, आरबीसी काउंट भी कम हो जाता है एनीमिया के अंदर। कोजेस किस कारण से कोज होता है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, ब्लड लॉस, जेनेटिक थैलेसीमिया, इसके कारण हमारा एनीमिया कोज हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा सिम्टम्स देखिए, एनीमिया होगा तो क्या होगा, फैटिक थकान हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, पहले स्किन मतलब झुर्रियाँ आ जाएंगी, सिकुड़ जाएगी, शॉर्ट ब्रेथ मतलब छोटे छोटे श्वास लेंगे, मतलब श्वास में दिक्कत आएगी, ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस जिसमें जो अब कोई चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट हेल्प करती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प करते हैं। तो प्रिवेंट एक्सिस ब्लड लॉस व्हेन इंज्यूर्ड, कोई इंजरी होती है तो ब्लड एक्सिस ब्लड लॉस नहीं हो, उसके लिए ब्लड कोगुलेशन होता है। तो इसमें बेसिकली प्लेटलेट प्लस क्लॉटिंग फैक्टर मिलके फाइब्रिन मेस मतलब फाइब्रिन का एक जाल बनाते हैं, उसके बाद ब्लड लॉस नहीं हो पाता है और क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, कंप्लीट स्टेप्स है इसके अंदर, वो आपको याद करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच फैक्टर की। तो ब्लड ग्रुपिंग आप सभी समझते हैं, एबीओ टाइप का होता है और आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर दो टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो एबीओ में बेसिकली 4 हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो समझ सकते हैं आप, जैसे जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके अंदर ए एंटीजन होगा, बी होगा तो उसके अंदर बी एंटीजन होगा, और अपोजिट होगा एंटीबॉडी, मतलब ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगा, और बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा। और जो ए बी होता है ना, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, और ये सभी से ले सकता है ब्लड। ए बी सभी से ले सकता, जैसे ओ हमारा सभी को दे सकता है ना, वैसे ओ ए बी सभी से ले सकता है। ये चीज आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ए बी हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ओ है हमारा, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यहाँ से देखिए, ये रेसिपिएंट है और ये डोनर है। तो ओ क्या है, ओ किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। ए हमारा ओ से ले सकता है और स्वयं से ले सकता है, मतलब ओ और ए से दोनों से ले सकता है। बी हमारा सेम है, ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है। ए बी हमारा सभी से ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ये आपको इस टेबल में समझ में आ जाएगा। आर एस फैक्टर 2 टाइप के होते हैं, आर एस पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तो होता ही नहीं है, अगर आर एस प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 टाइप के होते हैं इसमें, आर एस पॉजिटिव के अंदर आर एस एंटीजन होता है, और आर एस नेगेटिव के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी, दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आर एस फैक्टर बेबी के अंदर मैच नहीं कर पाया ना, मदर के अंदर, तो वो दिक्कत कर सकता है, डिसीज कोज कर सकता है। अब बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो गिविंग ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मस्ट मैच ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइप टू अवॉइड रिएक्शन, ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है, जिससे मतलब ब्लड ग्रुप और आरएच ग्रुप दोनों को मैच करना होता है, जिससे कि रिएक्शंस अवॉइड होए, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा सिस्टम अगर ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो। डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, बेसिकली एनीमिया, लो आरबीसी और हीमोग्लोबिन लेवल हो जाता है। ल्यूकेमिया बेसिकली ब्लड कैंसर होता है, डब्ल्यूबीसी यहाँ पे रप्चर होती है। हीमोफीलिया, क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर, जैसे हमारा जो फैक्टर 8 होता है उसकी वजह से हीमोफीलिया कोज होता है। फैक्टर 8 जो फैक्टर क्लोटिंग नंबर 8 है ना, उसकी वजह से हीमोफीलिया कोज होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, डिसऑर्डर ऑफ रिलेटेड ब्लड हो गए। लास्ट है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, मतलब एक नेटवर्क होता है फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल का एग्जांपल है मैक्रोफेज। ये क्या करती है, जो बाहरी एंटीजेंस होते हैं ना बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उनको खाने का काम करती है, मतलब उनको खा जाती है।
मैक्रोफेज नाम से ही समझ जाता है। फैगोसाइटोसिस फाउंड इन लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मेरो, रिमूव ओल्ड ब्लड सेल, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स को रिमूव करने का भी काम करते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, RES सिस्टम। याद रखना, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको। चलिए अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। तो जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे एक सिस्टम और होता है, वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर लिम्फ होता है, फ्लूइड लाइक प्लाज्मा, बट नो आरबीसी, उसके अंदर आरबीसी नहीं होती है। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं लिम्फ को, और लिम्फ नोड, जैसे जब कभी कभी चोट लगती है, कोई फुंसी होती है, तो ब्लड, पहले तो ब्लड आता है, ब्लड के बाद व्हाइट व्हाइट चीज आती है ना, व्हाइट व्हाइट लिक्विड आता है येलोइश टाइप का, तो वो होता है हमारा लिम्फ होता है। चलिए फिल्टर लिम्फ नोड क्या करती है, लिम्फ को फिल्टर करती है, कंटेन इम्यून सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लिम्फोइड ऑर्गन बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल्स है, बोन मेरो, ये लिम्फोइड ऑर्गन इसको बोलते हैं। बात करें फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, मतलब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना उसको टिश्यू टू ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। हेल्प इन इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, कैरी लिम्फोसाइट्स, और एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लिम्फ सर्कुलेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, सबसे पहले लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू से फ्लो होता है, उसके बाद लिम्फ वेसिकल्स में जाता है, उसके बाद लिम्फ नोड में जाता है, एंड जिसके बाद लार्जर वेन के अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है। तो ये हमारा लिम्फ सर्कुलेशन का प्रोसेस है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ज्यादा लॉन्ग नहीं आएगा इसके ऊपर। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में बेसिकली टॉपिक है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप सभी जानते हैं नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और CNS को हमारा 2 टाइप में डिवाइड किया, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम पेरिफेरल सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्लासिफाइड है 2 पार्ट में, CNS एंड PNS। उसके बाद CNS हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड में, ब्रेन में बेसिकली 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। स्पाइनल कोड हमारे स्पाइनल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व हमारी 12 पेयर होती है और क्रेनियल नर्व 31 पेयर होता है। अब बात करते हैं PNS की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप में डिवाइड होता है वैसे तो, एफरेंट मोटर और एफरेंट। तो एफरेंट मोटर है वो बेसिकली ANS और सोमेटिक नर्व के अंदर, सोमेटिक सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होता है। ANS हमारा बेसिकली 2 टाइप में होता है, वैसे 3 टाइप में बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, मतलब कोलिनर्जिक और एंटी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक एंट्रिक। तो ये टाइप हो गए नर्व सिस्टम की। अब बात करेंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज PNS। तो PNS इंक्लूड ऑल नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अलावा जो नर्व्स होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो सब कुछ PNS के अंदर आती है। जैसे इट कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड का कंट्रोल होता है ना, उसके अलावा जो हमारी कंप्लीट बॉडी है ना उसका काम है PNS का, ये कनेक्ट करता है ब्रेन तक। तो PNS का मतलब समझ गया आप। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ PNS। बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूंटरी मूवमेंट, जैसे कि मूविंग आर्म, लेग्स। वॉल्यूंटरी मूवमेंट का मतलब समझते हैं आप, जो हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये हमारे कंट्रोल में, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी मूवमेंट। मूविंग आर्म्स, लेग्स, ये सब कुछ वॉल्यूंटरी मूवमेंट है, ये इसका कंट्रोल होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। कनेक्ट टू स्केलेटल मसल्स के साथ ये कनेक्ट होता है, तभी तो हम कर पा रहे हैं ना मूवमेंट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी फंक्शन, जैसे हार्ट बीट है, डाइजेशन है, ये सब कुछ इनवॉल्यूंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। 2 टाइप से डिवाइड किया गया है इसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको FFF से डिनोट करते हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर। मतलब कि अगर आपके सामने शेर आ जाए, लोयन आ जाए, तो क्या करेंगे आप, या तो आप उससे लड़ जाएंगे, फाइट करेंगे, या फिर आप डर के भाग जाएंगे। ये चीज होगी ना, फाइट या फ्लाइट, या तो लड़ाई करेंगे या भाग जाएंगे या डरेंगे। तो उस कंडीशन में हमारा एक्टिव होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और क्या रिलीज होता है, एड्रिनल रिलीज होता है। और बेसिकली क्या काम होता है इसका, इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी ना, आपका हार्ट जल्दी जल्दी बीट करने लगेगा। डायलेट करेगी पीपुल्स को, आंखें बंद होने लग जाएगी, बेहोशी जैसी कंडीशन आ जाएगी, डाइजेशन स्लो हो जाएगा। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में एक्टिव होता है, स्लो करता है हार्ट बीट को, रेस्ट जब कंडीशन होती है हार्ट बीट स्लो होती है। कांटेक्ट करता है पीपुल्स को, कांटेक्ट करेगा तो हम नींद जैसी हमें फीलिंग होगी। प्रमोट डाइजेशन को प्रमोट करेगा। यहाँ पे डायलेट पुपिल का मतलब है
पुपिल को डायलेट कर रहा है। डायलेट करो, आंखें ऐसे खुल जाएगी, डर लगेगा आपको, वो चीज है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब नींद आएगी, आंखें हमारी बंद होने लगेगी। तो ये है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स की। तो स्पाइनल नर्व्स होती है हमारी 31 पेयर होता है ऑफ नर्व एंड अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ये अराइज होता है। ईच स्पाइनल नर्व हैज सेंसरी जो हमारी नर्व्स होती है ना, वो इनकमिंग सिग्नल्स, मतलब कि इनकमिंग सिग्नल का मतलब समझते हैं। यहाँ पे मैंने पिन चुबाई तो क्या सेंसरी नर्व लेके जाएगी सीएनएस तक और मोटर लेके आएगी, उसको बोलेंगे आउटगोइंग सिग्नल्स। और कंट्रोल रिफ्लक्स एंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है स्पाइनल नर्व। सेकंड है क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर होते हैं ऑफ नर्व, दे अराइज फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से निकल के आती है। कंट्रोल सेंस एंड मसल्स ऑफ हेड, नेक एंड सम इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। एग्जांपल ऑप्टिक नर्व जो विजन को कंट्रोल करती है, फेशियल नर्व फॉर फेशियल एक्सप्रेशंस, और वेगस नर्व हेल्प कंट्रोल हार्ट बीट, लंग्स एंड डाइजेशन को ये कंट्रोल करती है। तो ये हमारी क्रेनियल नर्व्स होगी। चलिए एक तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया ये सीएनएस, ब्रेन रह गया हमारा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल सेंस ऑर्गन, आई, ईयर, नोज एंड टंग। ये 4 हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन हैं। कम से कम दो टॉपिक यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, या तो 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। या तो आई पूछ लिए या ईयर पूछ लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर सेंस विद स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। सबसे पहले बात करते हैं आई की, सेंस ऑफ साइट, मतलब कि क्या देख रहे हैं हम, ये सब कुछ किससे डिसाइड होता है, आई से। स्ट्रक्चर बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर होती है कॉर्निया, क्लियर फ्रंट लेयर लेट्स लाइट इन। लाइट किससे जाती है, कॉर्निया से जाती है। लेंस फोकस करता है लाइट को। ये सब कुछ आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। और चारों सेंस ऑर्गन की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और रेटिना प्रेजेंट होता है, हेड, फोटो रिसेप्टर, रोड एंड कोन सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो बेसिकली डायलेशन और कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। और ऑप्टिक नर्व होती है, सेंड विजुअल सिग्नल्स ब्रेन से कनेक्ट क्या होता है, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व। तो इससे हमारा आईज ब्रेन से कनेक्ट होता है। चलिए इसके फंक्शंस क्या हैं, डिटेक्ट लाइट एंड कलर को डिटेक्ट करने का काम होता है आई का। सेंड इमेज टू ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग, इमेज सेंड करता है जिससे प्रोसेस कर पाता है ब्रेन। कॉमन डिसऑर्डर मायोपिया, नियर साइटनेस, बेसिकली कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, मतलब जो दूर का ऑब्जेक्ट है ना वो दिखाई नहीं देता है मायोपिया के अंदर। इसके अलावा होता है हाइपररोपिया, बेसिकली फार साइटनेस, कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट, जो क्लोज ऑब्जेक्ट होता है उस दिखाई नहीं देता है इसके अंदर। कैटरैक्ट बेसिकली क्लाउडिंग ऑफ द लेंस, लेंस में मतलब धुंधलापन आ जाता है, दिखाई नहीं देता, क्लाउड सा दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है। ग्लूकोमा, जो आई का प्रेशर होता है ना वो बढ़ जाता है, जिससे जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, तो हमारा मतलब जो विजन लॉस हो जाता है। तो ये शॉर्ट नोट्स है एक तरीके से, रिवीजन मेरे को लगता है कि ये काफी मदद आपको कर रहा है, क्योंकि जब अब अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि ये आपकी मदद करने वाला है और आपको समझ में भी आ रही है चीजें। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं ईयर, ईयर सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। देखिए 2 काम होते हैं, ज्यादातर बच्चों को पता है कि ईयर हमारा सुनने का काम है, नहीं, इसके अलावा बैलेंसिंग। अब जब हम खड़े हो रहे हैं ना, खड़े रह पा रहे हैं, ये ईयर का ही कहीं ना कहीं रोल है, इसकी वजह से हम खड़े रह पा रहे हैं, इसके अलावा हम बैलेंस नहीं कर सकते हमारी बॉडी को। तो बेसिकली आउटर ईयर 3 टाइप में बेसिकली डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो आउटर ईयर जो होता है हमारा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड को। और मिडल ईयर हैज 3 बोन्स, इसके अंदर होती है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। 3 बोन्स इसके अंदर होती है, वो एम्पलीफाई करती है साउंड को। उसके अलावा इनर लेयर होती है, इनर ईयर होता है, उसके अंदर कोकिलिया होता है जो हियरिंग होता है मतलब सुनता है। वेस्टिबुलर सिस्टम वो बैलेंस का काम करता है। कौन सा सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम बेसिकली बैलेंसिंग का काम करता है हमारी बॉडी को। फंक्शंस देखिए, कन्वर्ट साउंड वेव इनटू नर्व सिग्नल्स और मेंटेन बैलेंस, ये 2 मोस्ट फंक्शंस होने वाले हैं ईयर के। कॉमन डिसऑर्डर डीफनेस, बेसिकली पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग। ईयर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ड्यू टू बैक्टीरिया। वर्टिगो, वर्टिगो का मतलब है कि फीलिंग ऑफ स्पेनिंग, बैलेंस डिसऑर्डर, बैलेंस नहीं कर पाएंगे हम बॉडी को, पड़े रहेंगे बिस्तर के अंदर, तो वो होता है वर्टिगो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोज, सेंस ऑफ स्मेल, बेसिकली स्ट्रक्चर लाइन विद स्मेल्स रिसेप्टर, बेसिकली जो स्मेल रिसेप्टर्स है ऑल्फैक्टरी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है इन द अपर पार्ट। और फंक्शंस होते हैं डिटेक्ट स्मेल एंड सेंड सिग्नल टू ब्रेन, ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं। हेल्प इन टेस्ट, टेस्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं रोल होता है। डिसऑर्डर बेसिकली एनोस्मिया, बेसिकली लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल का पता नहीं लगेगा, ऐसा डिसऑर्डर होता है एनोस्मिया। नजल कंजेशन, बेसिकली ब्लॉक होंगे नोज, रिड्यूस होगी स्मेलिंग एबिलिटी, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल कॉमन स्ट्रक्चर है, नजल बोन, अपर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज,
तो ये बात हो गई। बात करते हैं टंग की। तो टंग का मतलब है सेंस ऑफ टेस्ट। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टंग से। हैज टेस्ट बर्ड, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। रिसेप्टर फॉर स्वीट, साल्ट, सोर, बिटर, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे एंड में बिटर लगता है, साइड में सोर लगता है, कड़वा लगता है, यहाँ पे साल्टी लगता है, और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब आउटर मोस्ट पार्ट है ना, इस पे स्वीट सी फीलिंग आती है। आप रख के देख लेना, कोई टेबलेट देखना, कड़ी चीज, मिर्च रख के देख लेना, पता लग जाएगा आपको। चलिए, फंक्शंस डिटेक्ट टेस्ट एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। डिसऑर्डर बेसिकली एगेसिया, लॉस ऑफ टेस्ट, और ग्लोस्टाइटिस, स्वेलिंग, इन्फेक्शन इन टंग। दो ही डिसऑर्डर बेसिकली कॉमन होते हैं टंग के अंदर। चलिए अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की। लास्ट यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा हार्ट एनाटॉमी। हार्ट की स्ट्रक्चर मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्या आपको भी प्यारी लगती है बताइए। तो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट के अंदर, मतलब चेस्ट के जो हमारा लेफ्ट साइड है ना, उस चेस्ट के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इन चेस्ट बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड में। और स्ट्रक्चर हॉलो स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स सी दिखाई देंगी चारों तरफ। देख लीजिए आप स्ट्रक्चर में मसल्स मसल दिखाई दे रही है। 4 चेम्बर इसके अंदर बेसिकली होते हैं। 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अपर चेम्बर जो होते हैं वो 2 आर्टरिया होते हैं, रिसीव ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं आर्टरिया। और वेंट्रिकल लोअर चेम्बर होते हैं, पंप करते हैं ब्लड को बाहर की ओर। तो आप ये चीजें याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और हार्ट की स्ट्रक्चर आप याद कर लेना, बनानी है आपको कैसे भी, क्योंकि तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। हार्ट का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा हार्ट एनाटॉमी का। ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली 2 टाइप से होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या डिफरेंस है इनके अंदर? पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट, मतलब ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स से ब्लड हार्ट से लंग्स में जाएगा और फिर वापस हार्ट में आएगा, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो वापस हमारा लंग्स के अंदर जा रहा है। और ऑक्सीजन एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, ऐड ऑक्सीजन रिमूव CO2। ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड है सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे हार्ट बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड, और बैक टू हार्ट, वापस हार्ट के पास आता है। तो ये 2 प्रोसेस होती हैं। क्या पता थी आपको? पहले नहीं पता थी ना। डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी को पहुंचाता है, और जो CO2 युक्त ब्लड है वो हार्ट के अंदर आता है, उसके बाद लंग्स के अंदर जाता है। तो ये 2 टाइप की ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस होती है। कितना प्यारा लग रहा है ना हार्ट का डायग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो आर्टरी का काम क्या है? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, थिक एंड इलास्टिक वॉल होती है। मतलब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ना, उसको कंप्लीट बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम होता है आर्टरीज का, ऑक्सीजन रिच प्योर ब्लड। और वेन का काम होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड टूअर हार्ट, हार्ट की तरफ लेके आती है। हैव वाल टू प्रिवेंट बैक फ्लो, वाल होते हैं इसके अंदर जिससे बैक फ्लो नहीं हो। और कैपिलरीज 3 ही ब्लड वेसल्स होती है जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट हैपन हियर। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी आर्टरीज है जो रेड कलर की है। रेड कलर में हमारा प्योर ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो करता है। और वेन्स हमारी ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो ब्लू कलर की यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्लो करता है। और ये हमारी बीच में कैपिलरीज है जो वेन और आर्टरीज को कनेक्ट कर रही है। चलिए, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। देखिए, जैसे हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो सोख देते हैं ना, एक छोटा सा अपन बटन चालू करते हैं जब बाइक स्टार्ट का सेल्फ होता है ना, सेल्फ, वैसे ही हमारा हार्ट के अंदर सेल्फ होता है ऐसे नोड। जिनकी पेशेंट की ऐसे नोड खराब हो जाती है तो उसमें अलग से लगाया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसको पेसमेकर बोलते हैं। वो काम करता है ब्लड को करंट देने का। तो वही चीज है कंडक्शन सिस्टम। कंट्रोल हार्ट बीट यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी हार्ट के अंदर जनरेट होते हैं। मेन पार्ट 4 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। ऐसे नोड जिसको पेसमेकर बोलते हैं, पेसमेकर लगा होता है ना काफी पेशेंट्स के, स्टार्ट या हार्ट बीट को स्टार्ट करता है। जब पेसमेकर खराब हो जाता है ना, ऐसे नोड खराब हो जाता है तो पेसमेकर लगाते हैं। जब पेसमेकर काफी लंबे टाइम तक चलता है, पेसमेकर नहीं हो तो डेथ हो सकती है आदमी। एवी नोड्स, देन जो सिग्नल्स होता है, करंट होता है, एवी नोड के पास जाता है, उसके बाद बंडल ऑफ हीस के पास जाता है, और लास्ट में पुरकिंजिक फाइबर से कंप्लीट हार्ट को सप्लाई होता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा ऐसे नोड है, ये यहाँ से करंट जनरेट होगा, ये हमारा एवी नोड के पास जाएगा, उसके बाद ये बंडल ऑफ हीस के पास जाएगा, और उसके बाद यहाँ से हमारा जो भी है लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन, राइट बंडल ब्रांच, ये यहाँ पे पुरकिंजिक फाइबर से आगे प्रोसेस करेगा। यहाँ से स्टार्ट होती है हार्ट बीट। चलिए, हार्ट बीट एंड इट्स रेगुलेशन। देखिए, नॉर्मल हार्ट बीट है 60 to 100 पर बीट मिनट।
कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के बारे में हमने देख लिया। इंक्रीज करता है हार्ट रेट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्लो करता है हार्ट रेट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट। पर मिनट कितना ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। डिपेंड ऑन हार्ट रेट, कितना बीट हो रहा है पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पर मिनट। फॉर्मूला क्या है कार्डियक आउटपुट का? इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, कि पर मिनट कितना ब्लड जा रहा है और हार्ट रेट कितनी है, इससे हम कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक साइकिल। वंस कंप्लीट हार्ट बीट, एक बीट मतलब कि पंप होना और वापस से फिल होना, उसको बोलते हैं कंप्लीट हार्ट बीट को कार्डियक साइकिल। जैसे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, उसका जो टाइम होता है ना, इसको टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ये बेसिकली एक कार्डियक साइकिल का टाइम है। ब्लड प्रेशर का कैसे रेगुलेट करते हैं? ब्लड प्रेशर, फोर्स ऑफ ब्लड आर्टरी वाल, मतलब आर्टरी वाल के ऊपर प्रेशर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। कंट्रोल बाय ब्रेन से कंट्रोल होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से, और हार्मोन लाइक एड्रेनालिन और रेनिन एंजियोटेंसिन बेसिकली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। चलिए पल्स, पल्स क्या होता है? एक्सपांशन ऑफ आर्टरीज ड्यू टू हार्ट बीट, हार्ट बीट की वजह से आर्टरीज एक्सपांस करती है, खुलती है, तो उसको बोलते हैं पल्स। मेजर्ड एट ब्रिस्ट, जो रेडियल आर्टरी होती है ना यहाँ पे ब्रिस्ट में, वहां से मेजर किया जाता है पल्स को, रेडियल आर्टरी, याद रखना इसको। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख लेना। ECG के बारे में, ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, अगर कोई अबनॉर्मल कंडीशन है हार्ट की तो वो बता देगा। हेल्प डिटेक्ट हार्ट प्रॉब्लम्स लाइक इरेगुलर बीट्स और ब्लॉकेज, तो ये बेसिकली एक PQRS कॉम्प्लेक्स बनता है इसके अंदर, ये कॉमन डायग्राम है, ये बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है कॉमन हार्ट डिसऑर्डर। देखिए हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर भी हार्ट का डिसऑर्डर है। हाइपोटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर का कम होना। अरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट्स, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, हार्ट फेलियर, हार्ट डज नॉट पंप वेल, ये तो कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं हार्ट के। चलिए ये हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो अगर आपको कहीं भी आपको ये हेल्पफुल लगा हो, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर इस चीज़ पे, इस सीरीज़ पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है, सभी सेमेस्टर के वीडियोस अपलोड होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, आप समझ सकते हैं। बैकग्राउंड में भी काम करना पड़ता है, वीडियो में भी काम करना पड़ता है, तो जितनी मेरी मेहनत है ना उतना मुझे सपोर्ट चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो उनके लिए भी होगी। मदद कहीं ना कहीं करने वाली है, अपने ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।